बच्चों बात कर रहे थे कक्षा 11 के अर्थशास्त्र विषय पर और जिसमें हम चर्चा कर रहे थे इकाई प्रथम पर यूनिट फर्स्ट पे हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था विकास नीतियां अनुभव, यानी 1947 से लेकर 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था में क्या क्या विकास हुए, इसके लिए क्या क्या नीतियां बनाई और हमने क्या क्या समस्याओं को समझा और क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हम चर्चा कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट पे जिसका नाम था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था, यानी भारत आजादी के समय भारत की स्थिति कैसी थी, उसके आर्थिक विकास पे हम चर्चा कर रहे थे। इससे रिलेटेड हमने पहला पार्ट भी पढ़ा और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया बच्चों कि अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत दुनिया का एक संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में गिना जाने वाला देश था, एक विकसित राष्ट्र की ओर था, एक धनी राष्ट्र के रूप में था, एक संपन्न राष्ट्र था और हम परंपरागत रूप से कृषि कर रहे थे, अपने कुटीर और लघु उद्योगों का संचालन कर रहे थे और भारतीय कला संस्कृति, भारतीय वस्तुएं विश्वविख्यात थी और किस प्रकार हम विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना नाम आगे कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद किस प्रकार भारत का आर्थिक पतन हुआ, ये बात हमने पिछले पार्ट पे डिस्कस करी। तो बच्चों आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इसमें हम चर्चा करेंगे वो केंद्र जिनमें भारत की स्थिति कैसी थी, यानी कृषि क्षेत्र में कैसी स्थिति थी, औद्योगिक क्षेत्र में कैसी थी, विदेशी व्यापारिक क्षेत्र कौन सा था, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। आर्थिक विशेषताओं की बात हम करें बच्चों तो आर्थिक विशेषताओं में हम सबसे पहले बात करेंगे कृषि क्षेत्र के बारे में, उसके बाद हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम विदेशी व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद जनसंख्या स्थिति पर चर्चा करेंगे और फिर हम व्यावसायिक संरचना और आधारिक संरचना देखकर इस चैप्टर को एंड करेंगे। ये कुछ कंटेंट है जिनसे हमें पता चलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों का क्या योगदान रहा। तो आइए आज हम सबसे पहले बात करते हैं कृषि प्रधानता के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा भारत प्रारंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है और यह कृषि आधारित जनसंख्या हमारी सबसे ज़्यादा रही। अंग्रेजों के आगमन से पहले भी हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे और आज़ादी के समय भी हमारी आबादी कृषि पर ही रही। वर्तमान में भी हमारी आबादी कृषि पर ही ज़्यादा निर्भर है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में गिना जाता है बच्चों। इसमें कृषि व कृषि से जुड़े व्यवसाय को शामिल किया जाता है, जिसमें हम बात करें वानिकी, इसमें बात करें पशुपालन, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, ऐसे बहुत से तरह के छोटे मोटे स्रोत व्यवसाय होते हैं जो कृषि से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें प्राथमिक क्षेत्र में गिना जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की बहुत पुरानी अर्थव्यवस्था में गिना जाता है और यह अर्थव्यवस्था कृषि प्रधानता थी क्योंकि भारत की 90% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर थी। तो बच्चों आज हम बात करें कृषि प्रधानता पे तो अंग्रेजों के आगमन के बाद यानी औपनिवेशिक काल के दौरान, ब्रिटिश शासन के अधीनता के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी क्योंकि हमारी अधिकांश आबादी कृषि से जुड़े कार्यों पर निर्भर थी, यानी उनकी आय का मुख्य स्रोत जो था वो कृषि ही था। ध्यान रखिएगा देश की लगभग 85% से ज़्यादा आबादी गाँव में बसती थी, इसलिए भारत के गाँवों का देश भी कहा जाता था। साथ ही उनके जीवन निर्वाह का साधन जो था, मुख्य रोजगार का जो स्रोत था वो बच्चों कृषि ही था। ठीक है बच्चों, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी लगभग 85% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर थी, कृषि से जुड़े कार्यों पर निर्भर थी और उनके आय का मुख्य स्रोत जो था, रोजगार का जो मुख्य स्रोत था वो कृषि ही था या कृषि से जुड़े कार्य था। ठीक है बच्चों, अब लेकिन बात करें हमारे जो कृषि क्षेत्र में हमने उन्नत तकनीक नहीं थी, हमारे पास पर्याप्त बीज नहीं थे, हमारे पास पर्याप्त रूप से यंत्र नहीं थे और तकनीकी नहीं होने के कारण हम कृषि क्षेत्र पर विकास भी नहीं कर पाए और हम जो लक्ष्य हमने रखा था वो पूर्ण नहीं कर पाए। साथ ही भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है क्योंकि हमारी अधिकतर कृषि मानसून पर निर्भर थी और मानसून जो है वो एक अनियमित होता है। कई बार हमें सूखा का सामना करना पड़ा, कई बार हमें अकाल का सामना करना पड़ा। इसी कारण से हमारी कृषि स्तर भी काफ़ी गड़बड़ाता रही और यही कारण था कि हम कृषि में अभूतपूर्व विकास नहीं कर पाए और यही परिणाम रहा। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हुई और हम अमेरिका से सड़ा गला गेहूं आयात करते थे। तो बच्चों यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताना चाहूँगा कृषि क्षेत्र में हमारा गतिहीन विकास हुआ। साथ ही अंग्रेजों ने इस दौरान हमारे विकास पे कोई ध्यान नहीं रखा। इनफैक्ट उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने देश में हो रहे औद्योगिक विकास को पूरा करने के लिए हमारे से ही हमारा कच्चा माल हमसे ही सस्ती दरों में लेकर अपने देशों में ले जाकर निर्मित माल में यूज किया और उसे महंगे दामों में हमें बेचने का प्रयास किया। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी कृषि की जो स्थिति रही वो काफ़ी दयनीय रही क्योंकि हमारी आबादी का अधिकतम हिस्सा जो वो कृषि पे ही था।
देश के कुछ क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो कृषि के व्यावसायीकरण तो हुआ, लेकिन इस व्यावसायीकरण का हमें फायदा नहीं, इनफैक्ट नुकसान हुआ, क्योंकि हमारी जो किसान भाई थे वो ज्यादातर खाद्यान्न वस्तु के उत्पादन की जगह खाद्यान्न उपज का उत्पादन न करके नकदी फसलों का उन्होंने उत्पादन किया, जिसमें अगर हम बात करें नील, कपास, पटसन, कॉफी, चाय, गन्ना, इनका उन्होंने उत्पादन किया। और इनका भी उत्पादन जो उन्होंने किया वो अंग्रेजों के उद्देश्य से लिया, क्योंकि वो इस कच्चे माल को अपने देश में आयात कर रहे थे और मुनाफा कमा रहे थे। तो इस तरह से भारतीय कृषि का जो स्तर रहा वो निम्न उत्पादकता की तरफ रहा और खाद्यान्न संकट भारत में गड़बड़ाता रहा। दूसरी ओर हमारी जनसंख्या इस तरह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, तो इस तरह से ये जो गैप बढ़ता गया, इससे भी हमारे कृषि विकसित नहीं हो पाई। तो बच्चों याद ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें कृषि में विनियोग जो हुआ वो अंग्रेजों के द्वारा बहुत कम हुआ, क्योंकि उस समय हमारी हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान नहीं दिया गया और विनियोग बहुत कम हुआ। कृषि में अच्छे यंत्र नहीं थे, उत्तम खाद का भाव था, बीज नहीं थे, सिंचाई सुविधा का भाव था, तो आदि वजह से हम बात करें तो कृषि के ये कारण थे। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण थे जो हम कृषि में नहीं कहे, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। आगे हम बात करते हैं भारत के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, यानी आजादी के समय भारत के औद्योगिक स्थिति कैसे थी। जैसा कि अभी तक हमने जाना कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र बिल्डअप नहीं हो रहा था। भारत औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की ओर अग्रसर था। उस समय हमारे परंपरागत उद्योगों का विकास हो रहा था, जिसमें लघु और कुटीर उद्योगों की संख्या ज़्यादा थी। अब बच्चों बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा औपनिवेशिक काल के दौरान, यानी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, भारत जो कि विश्व प्रसिद्ध था अपने कुटीर उद्योगों के लिए, अपनी वस्तुओं के लिए, उन शिल्प कलाओं का भारत में पतन हुआ, क्योंकि समय पर उनका औद्योगिक संरक्षण नहीं हुआ, उनकी मांग नहीं बढ़ पाई, उन्हें वित्त पोषित नहीं हो पाया, और यही कारण था कि वह विकास की ओर न होकर धीरे धीरे उन शिल्प कलाओं का नुकसान होने लगा। यानी अभी हमने जाना था, और ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी कि भारत अपनी शिल्प कलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध था। भारत के अलावा विश्व के कई देशों में इसकी डिमांड हुआ करती थी, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र हमारे यहाँ पे पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश शासनकाल। ब्रिटिश शासनकाल को हम इसका दोषारोपण क्यों देते हैं? क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल ने हमारे यहाँ पे अनुचित आर्थिक नीतियाँ अपनाई और दोहरी उद्देश्यकारी नीतियों को अपनाकर उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया, और उन्होंने अपने ही आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारे औद्योगिक ढांचे को के लिए तय समय पर काम नहीं किया, क्योंकि लगभग हम 200 साल तक ब्रिटिश हुकूमत के अधीन ही रहे। तो बच्चों यहाँ यही पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि औपनिवेशिक काल के दौरान हमारी जो कि विश्व प्रसिद्ध जो शिल्प कलाएं थी उनका पतन ही हुआ, और पतन होने का कारण क्या था कि तय समय में उन शिल्प कलाओं का, उन कारीगरों का, उनकी कलाकृतियों का संरक्षण नहीं हो पाया, और विकास के लिए किसी प्रकार कोई औद्योगिक ढांचा तैयार नहीं किया गया। यही कारण था कि एक तो वो शिल्प कलाओं का पतन हुआ, दूसरी चीज विऔद्योगिकरण की नीति अपनाई गई, और उसके पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या था कि हमारे भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना, ताकि उन्हें यहां से कच्चा माल आसानी से मिल सके और ब्रिटेन में हो रहे औद्योगिक उद्योगों के विकास में कच्चे माल की आपूर्ति हो सके। तो वह ब्रिटेन अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए हमारे से कच्चा माल ले रहा था, तो भारत को कच्चे माल का निर्यातक देश बनाना था। दूसरे, अपने देश में जब निर्मित माल बन के आ रहा था, उसी औद्योगिक उत्पाद को भारत में बेचने के लिए भारत को एक प्रमुख आयातक देश भी बना रहा था। तो एक तरह से भारत के लिए ये दोहरा उद्देश्य नीति अपनाकर उन्होंने भारत के पतन किया, और यही कारण था कि आर्थिक क्षेत्र में भारत का पतन हुआ, क्योंकि औद्योगिक विकास जो होना चाहिए था वो तय समय पर नहीं हो पाया। आगे अगर हम बात करें तो हालांकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अगर हम बात करें तो भारत में थोड़ा बहुत आर्थिक विकास हुआ, जिसमें कुछ औद्योगिक ढांचे बने, कुछ औद्योगिक कंपनियों की स्थापना हुई, कुछ नए उद्योग खोले गए। वही अगर हम बात करें तो 20वीं सदी में भी अगर हम बात करें तो जैसे टाटा का आयरन स्टील आया था, टिस्को आया था 1907 में। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश शासनकाल में पर्याप्त रूप से उन्हें वित्त पोषित नहीं हुआ, उन्हें संरक्षण नहीं हुआ, और उनके लिए औद्योगिक ढांचा तैयार नहीं हुआ। इसी कारण तय समय पर हमारे औद्योगिक विकास नहीं हो पाया, और इसलिए उस समय रोजगार का मुख्य उद्देश्य जो रहा, रोजगार का मुख्य जो क्षेत्र रहा वो कृषि ही रहा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ थोड़ा बहुत आर्थिक विकास हुआ, जिसमें कुछ औद्योगिक कंपनियां खुली, लेकिन उनको भी
पर्याप्त रूप से संरक्षण नहीं मिल पाया। इसी तरह अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ चीनी सीमेंट के कुछ कारखाने खोले गए, कागज उद्योग खोले गए, आदि क्षेत्रों के कारखाने स्थापित हुए। लेकिन मुख्य जो प्रॉब्लम आई वो थी आधारभूत उद्योगों को बड़े पैमाने में उद्योगों का अभाव था। यानी छोटे छोटे उद्योग खोले गए, ये व्यावसायिक उद्देश्य वाले उद्योग खोले गए, लेकिन जो उद्योगों के लिए जो आधारभूत जो सुविधाएं चाहिए थी, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए थी, वो औपनिवेशिक काल के दौरान नहीं दी गई। और यही कारण था कि औद्योगिक जो विकास होना चाहिए था वो भारत का अच्छे से नहीं हो पाया। ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो उसका कारण था तो पूंजी निर्माण की जो दर थी वो काफ़ी कम थी, क्योंकि देखिए फैक्ट्रियों को माल खोलना, फिर उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, फिर पूंजी उत्पादन करना, फिर उस माल को बेचना, मार्केटिंग करना, यानी एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत से सेक्टर होते हैं, वो सभी चीज़ें होना जरूरी है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई और उसके लिए ब्रिटिश संरक्षण भी नहीं मिल पाया। तो यही कारण था कि हमारी जो पूंजी निर्माण की जो दर थी वो काफ़ी नीचे रही और पुरानी उत्पादन तकनीकों की वजह से हम विश्व के अन्य देशों की जो तकनीक थी उनका मुकाबला नहीं कर पाए। ये भी एक कारण था। इसलिए भारत औद्योगिक विकास में की दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहा, हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। भारत में निम्न उत्पादकता रही और औद्योगिक पिछड़ेपन का यही सबसे बड़ा कारण है। तो औद्योगिक पिछड़ापन की वजह से भारत का जो उत्पादकता रही वो निम्न रही और इसी कारण हम विश्व के अन्य देशों के सामने बराबर नहीं रह पाए। ध्यान रखिएगा बच्चों। आगे हम बात करें इसके साथ ही देश में अगर हम बात करें तो औद्योगिकरण का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। हालांकि 19वीं शताब्दी के आसपास, 20वीं शताब्दी के आसपास कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास धीरे धीरे होना शुरू हुआ, जो मैंने भी आपको बताया। इस हिसाब से बात करें तो भारत में जो भावी औद्योगिकरण को जो प्रोत्साहन चाहिए था उसके लिए सबसे बड़ा कारण था पूंजीगत अभाव, यंत्रीकरण अभाव, तकनीकी अभाव, ज्ञान का अभाव, तो कहीं और साहस का अभाव, क्योंकि उद्योगपतियों के पास पैसा लगाने वाला नहीं था, निर्देशन देने वाला नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों की भी कमी हमें देखने को मिली। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य क्षेत्र हमारे यहाँ सीमित था और रेल, विद्युत उत्पादन और संचार बंदरगाह आदि क्षेत्रों तक ही विकास संभव रहा। तो इस तरह से आपके यहाँ समझ में आया कि औद्योगिक ढांचे में जो विकास पर्याप्त समय में होने चाहिए थे वो तय समय पर नहीं हो पाए। आगे हम बात करते हैं विदेशी व्यापार कैसा रहा। भारत का विदेशी व्यापार की बात करें तो ये भारत का विदेशी व्यापार प्रारंभ से ही अच्छा था और विदेशी व्यापार में भारत का दबदबा था, क्योंकि भारत की जो शिल्पकृतियाँ थी वो विश्व प्रसिद्ध थी। इसलिए भारत के जो वस्तुएं थे, सामान थे, उनकी डिमांड भारत के अलावा विश्व के कई देशों में, कई महाद्वीपों में थी। इस तरह से भारत का विदेशी व्यापार प्रारंभ से ही एक विकास बढ़ता हुआ था और अच्छे हमारे वैश्विक संबंध थे। लेकिन औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों के आगमन के बाद प्रतिबंधित नीतियों के कारण, अनुचित आर्थिक नीतियों के कारण भारत का विदेशी व्यापार दिन प्रतिदिन प्रतिकूल होता चला गया और एक स्तर पर ये इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। तो बच्चों यहाँ हम बात करेंगे आज विदेशी व्यापार के बारे में। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल से भारत का जो विदेशी व्यापार रहा वो हमारे अच्छा व्यापारिक केंद्र रहा, आर्थिक केंद्र रहा, अच्छी आय का स्रोत रहा। लेकिन अंग्रेजों द्वारा चलाई गई प्रतिबंधितकारी जो नीतियाँ थी, जैसे अधिक कर प्रणाली, ऊंची कर प्रणाली, निर्यात प्रतिबंध, निर्यात और प्रोत्साहन, इन वजह से भारतीय व्यापार को गति नहीं मिल पाई और यही कारण था जिसकी वजह से हमारे जो औद्योगिक जो संरक्षण था उनका पतन हुआ। और यही कारण था कि भारत जिन क्षेत्र में आगे बढ़ सकता था वो तय समय पर नहीं हो पाई और भारत के विदेशी व्यापार पे इसका बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और हमारे यहाँ विदेशी व्यापार धीरे धीरे कम हो गया, ये ध्यान रखिएगा। और इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो इंग्लैंड था, क्योंकि इंग्लैंड भारत पे पूरी तरह से व्यापारिक केंद्र जमाए हुए था और उनके पीछे इंग्लैंड की दोहरा उद्देश्य था। एक तो उन्हें भारत को कच्चे माल का आयातक देश बनाना और दूसरे अपनी निर्मित माल को भारत का बाजार, एक बहुत बड़ा बाजार बनाना, यानी भारत को निर्मित माल के लिए एक आयातक देश के रूप में यूज करना। इंग्लैंड यहाँ भारत से कच्चे माल को सस्ते दामों में लेकर इसे ही निर्मित करके महंगे दामों में हमें बेचना शुरू करने लगा। तो इस तरह से भारत का जो विदेशी व्यापार का जो केंद्र रहा वो इंग्लैंड के ही इर्द गिर्द रहा, क्योंकि इंग्लैंड से ये आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई प्रतिबंधितकारी नीतियों के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों आगे बात बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड ने भारत के आयात और निर्यात पे एक तरह से अपना वर्चस्व बना लिया, एकाधिकार बना लिया और एक तरह से उन्होंने यहाँ पे एक तरह से कब्जा कर लिया और यही कारण था कि भारत का जो व्यापार रहा वो इंग्लैंड से बाहर नहीं हो पाया। साथ ही उस समय अगर की स्थिति देखें तो उस समय भारतीय बाजारों में अनाज, केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, कपड़ा, इन जैसी जो अनिवार्य वस्तु आवश्यकताएं थी वो उनकी भी वस्तु उपलब्धता कमी थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अधिकांश माल पर अंग्रेजों का ही कब्जा था और ये एक
बड़ी नीति थी जिसकी वजह से भारत का शोषण हुआ और भारत आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाया। अब बच्चों आगे हम बात करते हैं जनाकांक्षीय परिस्थितियां, यानी भारत की जनसंख्या के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चाइना है, और चाइना के बाद सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है। वही एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। अब बच्चों हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है जनसंख्या। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा जनसंख्या किसी देश के लिए बेकार नहीं, अच्छी भी हो सकती है। जनसंख्या के दो पहलू है। सकारात्मक पहलू से देखें तो जनसंख्या एक तरह से मानव संसाधन, मानव पूंजी, जनशक्ति की उपलब्धता कराता है, क्योंकि मानव पूंजी का होना भी एक अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये गतिशील साधन होता है। इसे हम अगले चैप्टर में, जब आगे चैप्टर आएगा तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, मानव पूंजी आपका चैप्टर आएगा उसमें भी हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो यह जनसंख्या एक तरह से गतिशील साधन होता है, एक सक्रिय साधन होता है जो अर्थव्यवस्था को प्रेरक के रूप में काम करता है। लेकिन एक तरह से जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक पहलू देखें तो ये भी एक नुकसान है, क्योंकि इससे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ने की संभावना भी होती है। तो आइए अब भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का क्या रोल है इस पे बात करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत में जो जनगणना की जो शुरुआत हुई वो ब्रिटिश शासनकाल में हुई, और भारत में प्रथम जो जनगणना कराई वो 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराई थी। लॉर्ड मेयो के द्वारा जो जनगणना कराई गई थी बच्चों, वो विधिवत नहीं थी, अनाधिकृत जनगणना थी। इसलिए भारत में प्रथम विधिवत जो जनगणना हुई, यानी दशक के आधार पर जो जनगणना हुई, यानी आधुनिक पद्धति के आधार पर जो जनगणना हुई, वह जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और तब से लेकर हर 10 साल में भारत में जनगणना कराई जाती है। 2011 की जनगणना की बात करें तो बच्चों ये अब तक देश में 15वीं जनगणना थी, और अब जो आगामी 2021 की जो जनगणना होगी वो देश की 16वीं जनगणना होगी। ध्यान रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा बच्चों 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराई थी, और विधिवत रूप से, अधिकृत रूप से, आधुनिक पद्धति के आधार पर नियमित रूप से जो जनगणना जो हुई वो सुव्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराई थी। ठीक है बच्चों, तो भारत में प्रथम जनगणना जो आयुक्त थे वो हेनरी प्लाउडेन थे, और आजाद भारत में जो प्रथम जनगणना आयुक्त थे वो आर्य गोपाला स्वामी थे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आगे 1911-21, इसको सही कर लीजिएगा। 1911-21 का जो दशक है उस दौरान भारतीय जनसंख्या बढ़ने की जगह घटी, यानी उस समय हमारी जनसंख्या में गिरावट आई -0.03% से। इसलिए इसे जनसंख्या का महाविभाजक दशक भी कहा जाता है, और उसका कारण था एक तो अकाल, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध, और इसी वजह से भारतीय जनसंख्या में कमी आई। वही अगर इसकी बात करें तो 1961 से 71 वाला जो दशक था उस समय भारतीय जनसंख्या में एक उछाल आया और जनसंख्या वृद्धि रही। उस समय हमारी जनसंख्या वृद्धि दर रही 24.80%, यह अब तक की सर्वाधिक दर है। इसलिए 1961 से 71 वाले दशक को ग्रेट ब्लास्टिंग डिकेड भी कहा जाता है, यानी जनसंख्या का महाविस्फोटक या छलांग दशक भी कहा जाता है। तो जनसंख्या की बात करें तो भारत में प्रारंभ से लेकर अब तक जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, लेकिन एक कुछ दशक ऐसा है जिसमें जनसंख्या में गिरावट आई, कुछ दशक ऐसा है जिसमें जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 1971 के बाद से लेकर अब तक, अब धीरे धीरे हमारी जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हो रही है और धीरे धीरे गिरावट आने लगी है, जो कि देश के लिए अच्छी है। लेकिन भारत इस समय, भारत में जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है 2011 के अनुसार वो है 17.64%, और इस हिसाब से अगर हम बात करें तो आने वाले समय में हम चाइना को पछाड़कर विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश बन जाएंगे। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में हम बात करते हैं। 1941 और 51 के दशक की बात करें बच्चों तो इसे लघु विभाजक दशक कहा जाता है, इसे माइक्रो डिवाइड डिकेड भी कहा जाता है, क्योंकि 1941 में हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी, दशकीय वृद्धि दर जो थी, डिकेड ग्रोथ रेट थी, वो 14.22% थी, और 1951 के अंदर हम बात करें तो ये 13+13.31 थी। तो जो दर थी वो दर में कमी आई, इसीलिए इसे माइक्रो डिकेड डिवाइड डिकेड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं व्यावसायिक संरचना के बारे में। देखिए, भारत की व्यावसायिक संरचना पे अगर हम देखें तो यहाँ श्रमिकों की बात करें तो हमारी अधिकतर जनसंख्या का जो प्रतिशत था और उसमें जो जनशक्ति थी, उस मानव पूंजी जनशक्ति का ज़्यादातर जो हिस्सा था वो कृषि क्षेत्र में ही रहा। क्योंकि उस समय अगर हम देखें तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, यानी लगभग 200 साल की अवधि के दौरान भारत में केवल कृषि क्षेत्र पर ही ध्यान रहा, यानी द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र था उस पर विकास नहीं हो पाया। और यही कारण था कि उस समय भारत के 75% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि श्रमिक जो थे वो कृषि से जुड़े कार्य में निर्भर थे। तो बच्चों, यहाँ हम बात करेंगे व्यावसायिक संरचना पर। औपनिवेशिक काल के दौरान अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ श्रमिकों की संख्या में कोई आनुपातिक परिवर्तन नहीं आया,
और विकसित देशों की तुलना में अगर हम बात करें तो भारत में कृषि से संलग्न श्रमिकों की संख्या ज़्यादा रही। यानी और देशों से अगर हम तुलना करें तो हमारे यहाँ कृषि से जुड़े कार्य में शामिल श्रमिकों की संख्या अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, जो कि एक तरह से गलत है, क्योंकि कृषि में अगर हम देखें तो मौसमी बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरह से अगर सकल रूप से अगर हम देखें तो जो कृषि जो गैर कृषि जो श्रमिक होने चाहिए थे उनकी संख्या कम रही। उस समय अगर हम देखें तो भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 75% तो प्राथमिक क्षेत्र में था, कृषि से जुड़े व्यवसाय से था, और 10% सेवा क्षेत्र में था, और 15% जो आबादी थी 10% विनिर्माण क्षेत्र में थी, और 15% जो आबादी थी वो श्रम शक्ति में थी। तो इस तरह से 3 क्षेत्र होते हैं बच्चों, एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। कृषि व कृषि से जुड़े जो व्यवसाय होते हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में काउंट करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र को शामिल करते हैं, जिसमें इंडस्ट्री, उद्योग धंधे आते हैं, आर्थिक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र आता है। और तृतीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें सेवा क्षेत्र आता है, यानी व्यापार, वाणिज्य, बीमा, बैंक संबंधी जो चीज़ें आती है, परिवहन, वो सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो अगर हमारी आबादी के रेशो के हिसाब से देखें, श्रमिक जनशक्ति के आधार पर देखें, श्रमिक संख्या के आधार पर देखें, तो उसमें 75% के आसपास की जनसंख्या कृषि से जुड़ी थी, जो श्रमिक थे वो उसमें जुड़े हुए थे, और 10% जो श्रमिक थे वो ही औद्योगिक क्षेत्र में जुड़े हुए थे देश की कुल श्रमिकों की संख्या के आधार पर। और देश की कुल श्रमिकों की संख्या के आधार पर देखें तो 15% श्रमिक सेवा क्षेत्र से जुड़े रोजगार पा रहे थे। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया औपनिवेशिक काल के दौरान, और यही कारण था कि ज़्यादातर जो श्रमिक रहे वो किस पर निर्भर रहे, कृषि व कृषि से जुड़े कार्य पर निर्भर रहे। और यहाँ अगर हम देखें तो इससे बेरोजगारी भी ज़्यादा उत्पन्न हुई, क्योंकि इसमें हम छुपी बेरोजगारी देखते हैं, अर्ध बेरोजगारी देखते हैं, क्योंकि ये कृषि में सबसे ज़्यादा ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। मौसमी बेरोजगारी ज़्यादा रही, यही कारण रहा कि हमारी जीवन स्तर कम रहा, निम्न उत्पादकता रही, प्रति व्यक्ति आय कम रही, और यही परिणाम रहा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पाई। आगे अगर हम बात करें आधारिक संरचना, देखिए भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ज़्यादातर औद्योगिक विकास नहीं हो पाया, लेकिन आधारिक रूप से कुछ क्षेत्र में विकास उत्थान हुआ और कुछ विकास कार्य किए गए, जैसे रेलवे सेक्टर रहा, जैसे डाकतार सेक्टर रहा, बंदरगाह से, तो उन क्षेत्रों का विकास हुआ जो कि एक तरह से आधारिक विकास रूप में गिना जाता है। बाकी अन्य क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ को ही पूरा किया, अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने देश के औद्योगिक विकास पर ही ध्यान दिया। तो यह औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान अगर हम देखें तो देश में केवल रेल, डाक, तार, परिवहन, बंदरगाह आदि का ही क्या हुआ बच्चों, विकास हुआ। यानी जन सामान्य से जुड़े जो उद्योग थे, व्यवसाय थे, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। यानी अगर हम बात करें इनका भी जो विकास अंग्रेजों ने किया वो केवल अपने निजी हित को पूरा किया था। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने रेल जो बनाई वो भारतीय जनता को ध्यान में रखते हुए बनाई, नहीं, इनफैक्ट अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, मालगाड़ी के लिए, बंदरगाह के लिए, उन्होंने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये काम किया। आगे हम बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक अगर हम बात करें तो 200 सालों तक ब्रिटिश शासनकाल ने दोषपूर्ण रूप से आर्थिक नीतियों का अपनाकर भारत का शोषण किया, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत का आर्थिक पतन हो गया और भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, आर्थिक रूप से हम पिछड़ गए। तो इस तरह से हम आधारिक संरचना में बात कर रहे हैं। आगे बताना चाहूंगा, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्णतः अपने कब्जा कर लिया और भारतीय अर्थव्यवस्था पे अंग्रेजों की पूर्णतः पेठ बन गई, जिसके कारण उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने इशारों से चलाया। और यही कारण था कि हमारे जो क्षेत्र बिल्डअप होने चाहिए थे, जिनका निर्माण होना चाहिए था, वो तय समय पर नहीं हो पाया। जैसे हम बात करें कृषि क्षेत्र पहले से अत्यधिक धन अधिशेष के बाहर से पहले से लदा हुआ था और उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। तो यहाँ औद्योगिक सेवा क्षेत्र में जो पूंजी थी, तकनीकी थी, आधुनिकीकरण, इन चीज़ों का अभाव था और वो अभाव ही रहा, और यही कारण था कि हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो बच्चों इसी साथ पहला चैप्टर कंप्लीट, और इस चैप्टर में आपने ये समझा कि औपनिवेशिक काल में जो उद्देश्य हमने रखे वो नहीं पूरे हो पाए, और ब्रिटिश हुकूमत की वजह से भारत में जो औद्योगिक विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा जो अनुचित नीतियाँ अपनाई गई, आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई, उनकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ गई, गतिहीन हो गई, और इसी वजह से भारत का आर्थिक विकास नहीं हो पाया। जब देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने बहुत सी तरह की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं थी, और उनका समाधान करने के लिए भारत में फिर आर्थिक नियोजन का दौर शुरू हुआ, जिस पे हम चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। तो इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।